नमस्ते, मैं हूं रविंद्र बाता और आज हम ब्लंटली सीरीज की कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं मेजर जनरल अनिल वर्मा से। अनिल वर्मा कौन है? अनिल वर्मा एक संस्था है जिसको हम कहते हैं एसोसिएट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, उसके हेड हैं और वो संस्था क्या करती है आज हम उनसे ही जानेंगे। अनिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अनिल जी, जैसे हम जानते ही हैं कि एसोसिएट डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, ये वोटर्स के लिए बेसिकली काम करती है, जो मुझे जितना समझ में आया है। और आपकी संस्था की वजह से ही जो आपने शायद कुछ लोगों ने, जो बुद्धिजीवियों ने 1999 में जो PIL डाली थी, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 2002 और 2003 में ये रूलिंग दी कि जितने भी कॉन्टेस्टेंट्स हैं उनको अपनी वेल्थ, अगर उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है और अगर उनका जो भी एजुकेशनल रिकॉर्ड है, वो सारी चीजें जनता को बतानी होगी, एफिडेविट के माध्यम से देनी होगी। क्या ये सही है? फाइनेंस बिल के अमेंडमेंट के बाद और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से अमेंड करने के बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल की कि होम मिनिस्ट्री और इलेक्शन कमीशन को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि 6 महीने के अंदर बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ आपको एक्शन लेना है, वो क्या हुआ? अभी तो 1-2 साल निकल गए। तो इन द मेन टाइम अभी जो 2017 का फाइनेंस बिल निकाला, तो उसमें फाइनेंस मिनिस्टर ने 1976 का जो FCRA था उसको अमेंड कर दिया। 1976 से कर दिया, विच वी से इन इंग्लिश कि अ डेड हॉर्स वाज अमेंडेड। क्योंकि जब आप 2010 का FCRA एक्ट आपने बनाया तो 1976 वाला तो खत्म, तो उसको अभी आप क्यों अमेंड कर रहे हो? जो लोग समझते हैं वो समझ गए कि क्या खेल हो रहा है। तो ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ो, गवर्नमेंट इस तरीके की कार्रवाइयों में लगी है क्योंकि सबसे पहले गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ एफिडेविट दिया था कि नहीं जी ये नहीं होना चाहिए। बट जनरल साहब, देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ो, गवर्नमेंट, अब जो गवर्नमेंट किसी न किसी तो पॉलिटिकल पार्टी की है। जैसे आपने बताया 6 या 7 पार्टियां जो नेशनल पार्टीज हैं उनके लिए आपने कहा, तो उसमें से आज एक बहुत बड़ी पार्टी ऑलरेडी सरकार में है। अब अगर वो भी फंस रहे हैं तो जाहिर सी बात उनकी पॉलिटिकल पार्टी फंस रही है, तो वो अमेंड तो करेंगे। तो अभी बात आते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। तो मैंने जैसे कहा कि जब भी किसी भी प्रकार के इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात करते हैं या पॉलिटिकल रिफॉर्म की, तो सब पार्टियां ये बोलती हैं जी इसमें कंसेंसस चाहिए। वो कंसेंसस कभी नहीं बनते क्योंकि दे आर जेन्युइनली नॉट इंटरेस्टेड इन रिफॉर्म। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स तो बहुत सारे हैं करने वाले और उसकी बड़ी लंबी लिस्ट है। इलेक्शन कमीशन वो हर साल एक लंबी सी लिस्ट बना के भेज देता है गवर्नमेंट को, वो ठंडे बस्ते में चली जाती है, उसमें कोई एक्शन नहीं होता। पीछे मई 2016 में हमारे को इंडिया को इनवाइट किया गया था पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी में सजेशन देने के लिए। हमने भी फिर अलग अलग उसमें, देयर आर सो मेनी थिंग्स इन इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल फंडिंग के ऊपर है, इलेक्शंस में भी काफी वो हैं चीजें जो होनी चाहिए। बेसिकली एक्सपेंडिचर को कैसे कर्व किया जाए, करप्शन जो है, ब्लैक मनी जो इसके अंदर है, इन सब के ऊपर हमने सजेशंस दी। जनरल साहब, जैसे कंपनीज को होता है कि अपनी ऑडिटेड रिपोर्ट हर क्वार्टर में पब्लिश करनी होती है, अखबारों के माध्यम से जनता को बताना होता है, अपने इन्वेस्टर्स को बताना होता है, तो क्या ये पॉलिसी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर नहीं लागू होनी चाहिए? देखिए, ये जो अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिपोर्ट और डोनेशन रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन में सबमिट करते हैं, वो ऑडिट करा के ही करते हैं, लेकिन वो ऑडिटर इनके अपने होते हैं। नहीं, ऑडिट करा के करते हैं, अपने होते हैं। मैं कहता हूँ कि जनता को नहीं, अखबारों के माध्यम से एडवर्टाइज नहीं करना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, पब्लिश नहीं करना चाहिए कि हमसे किन किन लोगों से पैसा आया, किससे चंदा आया। जब आप अपनी पॉलिटिकल कैंपेन करते हैं तो उसमें करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, तो क्या ये इनका फर्ज नहीं बनता करें? अभी का जो रूल है वो ये है कि 20,000 से ऊपर की जो चंदा आता है उसके बारे में आपको डिटेल देनी होती है, जो कि ये रिपोर्ट में देते हैं। हाँ, उसमें कोई वो नहीं। बट एक आदमी के 20-20 हजार रुपए के 10 चंदे दे सकता है वो, क्योंकि उसका आप पता नहीं लगा सकते। मतलब मैं अगर कल में 19,000 एक बार दे दूं, 19,000 करके 20 दिन दे देता हूँ, उसको घटा के उन्होंने 2,000 कर दिया है, तो बट 1999 वाला वो कर सकता है। बिल्कुल वो कर सकता है, क्योंकि ये जैसे रिफॉर्म किया था तो हमने कहा कि इसको 0 क्यों नहीं कर देते आप?
अब आप कॉमन आदमी का जैसे कितनी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी डिमोनेटाइजेशन के बाद, ये नहीं करना, वो नहीं करता है, पैसे इतना विड्रॉ नहीं कर सकते। उस पीरियड के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने कितना कैश जमा कराया बैंकों में, उसका कोई जवाब नहीं, उसका आरटीआई डालो तो कोई जवाब नहीं मिलता कि कितना जमा कराया। तो ये इस तरीके का है। अभी जैसे डिस्प्रोपोर्शनेट एसेट्स की आप बात कर रहे थे, हम रिपोर्ट्स निकालते रहते हैं कि जो रिकंटेस्टिंग कैंडिडेट्स होते हैं, यानी कि एमएलए है और फिर दोबारा लड़ रहा है, एमपी है दोबारा लड़ रहा है, तो हम उनका कंपेयर करते हैं कि पिछले इलेक्शन से अब कितना इजाफा हुआ है। और उसमें कई हैं जिनका बहुत गुना वो होता है। तो उससे एक चीज ये आती है, और जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी जो याचिकाएं चल रही है उसमें जिक्र किया है कि भाई ये इसको जांच करने की जरूरत है। ये जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं पॉलिटिकल पार्टीज जो कंटेस्टेंट्स करते हैं, इनको आप कैसे मॉनिटर कैसे करते हैं? ये इलेक्शन कमीशन का काम होता है जी, उनकी टीम्स होती हैं। तो यानी कि जो कैंडिडेट के साथ जो डेटा आपको वहां से मिलता है उसके हिसाब से कंपैरिजन हम रिपोर्ट्स जो बनाते हैं, वो जो रिपोर्ट्स साल में या जैसे इलेक्शन होता है तो इलेक्शन एक्सपेंडिचर रिपोर्ट दे आर सपोज टू सबमिट विद इन 30 डेज ईच कैंडिडेट, तो उसके बेसिस पे कैंडिडेट की रिपोर्ट बनाते हैं। जो पॉलिटिकल पार्टीज का इनकम एक्सपेंडिचर वो साल में एक बार वो लोग रिपोर्ट बना के जमा करते हैं। हाँ जी, और उसका भी जैसे अभी हमने रिपोर्ट निकाली थी, उसमें बीजेपी और कांग्रेस ने नहीं अभी तक जमा कराया, 3-4 महीने लेट हो गया है, कोई एक्शन नहीं होता है। मतलब उनको लगता है शायद वो टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि हमें कराने की जरूरत नहीं करेंगे, बट वो हमेशा अपना टाइम से करते हैं। सीमित जो जगह है वो उस डेट पे नहीं करते। अच्छा, ताकि मतलब जल्दी से जाए, लास्ट मोमेंट पे जाए। यहाँ बहुत बड़ी पार्टियां हैं, हमारे को पूरे देश से कलेक्ट करना पड़ता है, हमारे को टाइम लगता है, वो इस तरीके के रीजन देते हैं। बट जेन्युइन रीजन भी हो सकता है जो आपकी बात नहीं, बिल्कुल कोई जेन्युइन नहीं है। आपका 1 साल का समय दिया हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने बोला 31 अक्टूबर तक आपको जमा करानी है, तो जब बाकी पार्टियां जमा कराती थी तो आप क्यों नहीं जमा करा सकते? नहीं, बट वो कह रहे हैं कि बड़ी पार्टियां हैं। हाँ, तो भाई टाइम से कलेक्ट करो डेटा, उसमें क्या होना, अगर करना चाहे तो क्यों नहीं हो सकता। ऑडिट की जो आपने बात करी थी, मैं थोड़ा बताता हूँ। देयर इतनी कमिटीज की रिपोर्ट्स हैं फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म, मतलब गोस्वामी कमेटी, वोरा कमेटी, वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सो मेनी ऑफ देम। लॉ कमीशन की रिकमेंडेशन, बहुत अच्छी रिकमेंडेशन है। 170th लॉ कमीशन रिपोर्ट या 255th लॉ कमीशन रिपोर्ट में तो उन्होंने लगभग 60 पेजेस सिर्फ पॉलिटिकल फंडिंग को कैसे इम्प्रूव करना है उसके बारे में लिखा है। तो उनका ये भी सजेशन था कि इनका जो ऑडिट होता है वो कैग के द्वारा एक पैनल नियुक्त होना चाहिए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का, उन लोगों को करना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करनी चाहिए, ना कि आपने अपने इंटरनल अपने सीए से या लगा के और वो बस जमा करा दें। एक बड़ा प्रश्न है जो आज की तारीख में उठता रहता है। अभी 2019 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो इलेक्शन का मौसम चलने वाला है। ईवीएम को लेके बाकी सारे बहुत सारे विदेशों में जो है ना, बैलेट पेपर पे आज भी इलेक्शंस किए जाते हैं, ईवीएम नहीं यूज किया जा रहा है। और हमारे यहाँ कई पार्टियों पे आरोप लग जाते हैं, हालांकि आज की तारीख में करंट पार्टी पे लगता है कि भाई, और हुआ भी है, जितने भी डेमोज दिए गए हैं कि एक ही पार्टी को चले जाते हैं। तो आपकी संस्था को क्या लगता है, ईवीएम पे इलेक्शंस होने चाहिए या बैलेट पेपर पे होने चाहिए? क्योंकि ईवीएम पे इलेक्शन इजी है, क्योंकि काउंटिंग बहुत इजी है, सुबह शुरू होते हैं और दोपहर तक, शाम तक रिजल्ट आ जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। अदरवाइज पुराने दिनों में 2-2, 3-3, 4-4 दिन चलता रहता था। देखिए, हमारा मानना तो ये है कि ये मैं अपनी पर्सनल वो बता रहा हूँ कि जैसे अगर किसी चीज में इम्प्रूवमेंट होता है तो हमें रिग्रेसिव नहीं होना चाहिए कि वापस नहीं जाना चाहिए। हमने बैलेट पेपर्स वगैरह का सिस्टम क्यों चेंज किया था? क्योंकि उसमें बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स थे। बूथ्स कैप्चर हो जाते थे, बैलेट पे लेके भाग जाते थे लोग, तो इस तरीके की चीजें, लोगों को मार दिया जाता था। तो ईवीएम्स में अगर शक है लोगों को तो उसका निदान है कि वीवीपैट, वो वीवीपैट पे भी नहीं भरोसा करते कि भाई पेपर ट्रेल है उसमें, तो वो कहते हैं उनका टोटल करो। तो ठीक है, टोटलाइजर का अभी इलेक्शन कमीशन कर रहा है। सो टोटलाइजिंग से क्या होगा, एक तो मिक्स हो जाएगा। अभी एक ये डर रहता है ना कि इस कंस्टिट्यूएंसी में अच्छा आपने मेरे को वोट नहीं दिया फलाने, तो वो बाद में तंग करेंगे, तो इसलिए वो टोटलाइजर कॉन्सेप्ट भी अभी ला रहे हैं। वीवीपैट से आपको पता लग जाता है कि आपने जिसको दिया है उसी की पर्ची वो निकलेगी, वो आपको दिखानी चाहिए। तो इस तरीके से सुधार लाने चाहिए, ना कि फिर वापस जाना सिस्टम में जाए। हमारा अपना मानना ये है। नहीं, ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि अदरवाइज फिर वही 3 दिन 4 दिन वो काउंटिंग होती रहेगी और फिर जो बूथ कैप्चरिंग एंड ऑल। कुछ ऐसे केस हुए थे, उसमें
क्या होता है, ये सेंसेशनलाइज हो जाता है शुरू में, लेकिन जब तहकीकात करके इन्वेस्टिगेशन करके इलेक्शन कमीशन रिपोर्ट निकालती है वो कोई नहीं चाहता। उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था तो उसमें जैसे पता लगा था कि पिछले का डेटा इरेज नहीं किया था, जो ऑफिसर इंचार्ज था उन्होंने उनको पनिश किया। अच्छा, कि आपकी गलती, महाराष्ट्र में जैसे हुआ था वो कोई मीडिया नहीं, बट जैसे आपने बताया कि भाई वो नहीं छापा, इट्स ओके, बट पिछले का अगर डेटा इरेज नहीं किया था तो अगर मैं अभी वो डाल रहा हूं तो कहां से जो टेक्निकल लोग हैं आईटी वाले वो कहते हैं एनीथिंग कैन बी मैनिपुलेटेड। अब ये हमें देखना है कि उसको किस तरीके से सबको सेटिस्फाई करके करना है, और इक्का दुक्का केस अगर कोई होता है मे बी बिकॉज ऑफ सम डिफॉल्ट, बट अदरवाइज मेरे हिसाब से हमारे इतने बड़े देश में इतने लार्ज स्केल पर मैनिपुलेट करना संभव नहीं है मेरे हिसाब से। ईवीएम लार्ज स्केल पे ना हो, बट अगर छोटा छोटा भी हो जाएगा, 100 सीट्स हैं, 100 में से 5 जगह भी कर लिया। कमेंट नहीं करना चाहता बिकॉज कंट्रोवर्शियल। वर्मा जी, आप हमारे जो वोटर्स हैं, जो मतदाता हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हैं कि जब वो वोट करने जाएं तो किस तरह से वोट करें? जैसे बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी पार्टियां होती हैं, चुनावी बड़े बड़े वायदे करते हैं, उन वायदे के प्रलोभन में आ जाते हैं। बहुत सारे, मतलब ये हमने करंट ही पिछले 5-7 साल में देखा है, चाहे दिल्ली की सरकार हो, उन्होंने बहुत बड़े बड़े वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा नहीं हुआ है। जो करंट देश की सरकार है उन्होंने भी बड़े बड़े वायदे किए थे, उनमें से एक आधे अगर कोई पूरे हुए होंगे तो हुए होंगे, बाकी कोई नहीं हुए होंगे। तो मतदाता को क्या देखना चाहिए? क्योंकि हमेशा से बात हमेशा चलती आती, कहा जाता है कि ये चुनावी वायदे हैं, तो यानी कि चुनावी वायदे हैं तो इसका मतलब झूठ है। तो इसको मतदाता कैसे देखे, कैसे एड्रेस करे इन चीजों को? हमारे देश में कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इनके ऊपर वोट बहुत दिए जाते हैं, खासतौर से कास्ट के ऊपर, और पैसा भी चलता है। अब हमको लोगों को ये समझाना है कि भाई ये आपके आपने कहा जो पैसा चलता है, वाकई में पैसा चलता है, वोटर्स को पैसा दिया जाता है। अब आरके नगर कंस्टिट्यूएंसी तमिलनाडु का जो जयललिता की कंस्टिट्यूएंसी थी, उसमें क्या हुआ था, जो रद्द करना पड़ा था इलेक्शन कमीशन को, कि जो इतना जबरदस्त वहां पे पैसा पट रहा था। बट वो दूसरी बात है कि अभी दोबारा जब बाई इलेक्शन हुआ तो फिर वही कहानी हुई, वही लोग लड़े और जीत भी गए, वो दूसरी कहानी है, उसको मैं नहीं कहूंगा। बट हमारा मैसेज सिंपल है, आप इन चीजों को, कास्ट और ये ऐसी चीजों पे या पैसा लेके वोट ना करें, क्योंकि अगर आप ऐसे लोगों को चुनेंगे वो आपके लिए काम नहीं करेंगे। आपको ये देखना है कि देश की तरक्की के लिए, आपके इलाके की तरक्की के लिए जो काम करने वाला बंदा है, ऐसे लोगों को चुने। और समाज में ऐसे लोग हैं, अब कई होते हैं जो जिनके पास पैसा नहीं है। अब अनफॉर्चुनेटली सिस्टम ऐसा हो गया है कि भाई पैसे का बोलबाला है, जो ज्यादा पैसा खर्च करता है वो चांसेस उसके जीतने के दुगने हैं। ये हमारा एनालिसिस। हाँ, मतलब जितना प्रचार और प्रसार होगा, जितना एडवर्टाइज किया जाएगा, अपने आप को लोगों तक पहुंचेंगे तो चांसेस बढ़ जाते हैं जीतने के। अदरवाइज मैं अगर इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ या मेरे किसी भी पार्टी से लड़ रहा हूँ और मेरे पास फंड्स नहीं, मैं बता ही नहीं पा रहा हूँ, और मैं गली गली या घर घर तो पहुंच भी नहीं सकता। सो यही हमारा मैसेज रहता है कॉमन वोटर्स के लिए। और जैसे मैंने आपको वैसे जिक्र किया था कि हम अब ग्रासरूट लेवल पर तो करते ही हैं वोटर्स को, बट अभी हम जो बच्चे हैं, जो फ्यूचर वोटर्स हैं, उनको भी जाके और ये चीज समझा रहे हैं कि जब आप वोटर बनेंगे, आप अपना सिटीजन की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो ड्यूटीज कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, उनके बारे में जानें, पढ़ें और सुधार करने की कोशिश करें। यानी कि आप इस तरह के सेमिनार्स और वर्कशॉप्स भी कर रहे हैं जी। मतलब स्कूल्स में जाते हैं, कॉलेजेस वगैरह में भी जाते हैं आप, या सिर्फ 12th तक? अभी कॉलेजेस में हमने दूसरा एक प्रोग्राम शुरू करना है, कैंपस एम्बेसडर प्रोग्राम। उसमें हम सिलेक्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को जो हमें लगता है कि एडीआर का मैसेज स्कूल वहां पे ऑर्गेनाइज करके कॉलेज में करेंगे। तो मतलब ये आई थिंक बहुत अच्छा आपकी संस्था काम कर रही है, अगर मतदाताओं को जागरूक कर रही है, उनके अधिकारों के बारे में बात कर रही है, उनके अधिकारों के लिए लड़ रही है। और ऐसी ही अगर और संस्थाएं आगे आएंगी तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब पॉलिटिकल पार्टीज को झुकना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग वो कहते हैं ना, कुछ प्रेशर के उससे भी लोग काम कर लेते हैं, तो डंडे के जोर से काम कराया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे शो में आए, बात की, चर्चा की और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। धन्यवाद।